यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम यहाँ पर जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी अपनी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी अपने पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी से आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से आपको मिल रहे हैं। साइंस के 30 क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी 6 to 8 कंप्लीट अपनी अच्छे से आपने तैयारी कर ली तो वहीं से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी हम करें। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की थी, सारे चैप्टर हमने वहाँ पर किए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेपरेट आपकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, अलग अलग आपकी जो है प्लेलिस्ट तैयार है, सबकी अलग है। 6th की अलग आपकी बनी है, 7th की आपकी अलग है और 8th की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलने वाली है। 2 चैप्टर आज के बाद 2 चैप्टर और आपके बचते हैं। 2 दिन में आपका जो सिलेबस था साइंस का वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, खत्म आपका हो जाएगा। तो सारे चैप्टर सारी क्लासेस आपको देखनी है, वहीं से आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं। अगर आपने जो सेकंड पेपर आपको करवाया जा रहा है, जो आप मैथ साइंस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा जो एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंट इसमें दिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसलिए अच्छे से आपको सारी एनसीईआरटी, यानी जो एनसीईआरटी आपने अच्छे से तैयार कर ली तो 30 नंबर आपके बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, या फिर आपका यहाँ पर नहीं, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ से भी आप कवर अपना कर लेते हो। तो बेसिक जो आपका बेस होता है वो 6 to 8 आपका है। चलिए, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 16 जो हमारा लाइट है, लाइट यानी प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 16 है। 2 चैप्टर आपके बाकी हैं, तो 2 चैप्टर और हम 1-2 दिन में आपका जो है 2 दिन में आपके चैप्टर जो फिनिश आपका, यानी संडे तक आप मान के चलिए, सब संडे मंडे तक आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर चैप्टर 15 तक डिस्कस अपना कर चुके हैं। कल हमने जो तड़ित होता है, बिजली कैसे गिरती है, कैसे ये बनती है, वो सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी कि जो तड़ित होता है, लाइटिंग जो है वो कैसे आपकी होती है। तो लाइटिंग के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के बारे में। तो लाइट यानी प्रकाश, उसके बारे में आज हम सारी चीज़ें यहाँ पर अपना पढ़ेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट हम अपने कवर करते चलेंगे। तो पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है कि जो प्रकाश होता है या जो लाइट है, तो लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो संसार होता है, संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय होती है उनके द्वारा हम जो संसार है, जो वर्ल्ड है, उसको जानते हैं। यानी ज्ञानेंद्रिय क्या होते हैं, जो हमारे सेंसेस होते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि का एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय आपका होता है। क्या होता है, यानी जो सेंसेस आपके होते हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ को, गर्म चीज़ों को आप छूते हो या ठंडी चीज़ों को आप छूते हो तो किससे अनुभव होता है, जो हमारे सेंसेस होते हैं, सेंसेस के बिहार पर ही हमें ये चीज़ पता चलता है कि ये गर्म है या फिर ठंडा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधे, कुर्सियों, मनुष्य तथा अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी हम जो अपनी आंखों से देख जाते हैं। अब है आपका अगला पॉइंट कि हम आकाश में, जो आकाश है, स्काई है, वहाँ पर जो बादल होते हैं, क्लाउड होता है, या इंद्रधनुष है, रेनबो है, या उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। जो उड़ते हुए जो पक्षी होते हैं उनको भी हम देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं, यानी रात के टाइम पर जो चंद्रमा होता है या फिर जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्य को देखते हैं। तो दृष्टि जो है यानी आंखों के द्वारा ही हम इन सब चीजों को देख पाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है। यानी हम जो चीज़ें देखते हैं तो देख किस प्रकार से रहे हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी कैसे आई कि हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बताता है। जो वस्तु होते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपका है, तो ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट होता है या वस्तु जो है, उसको दृश्य कौन बनाता है, ये इसमें पूछा गया है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। यानी इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो सभी चीज़ों को हम देख पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम कैसे देख पाते हैं। आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट है, उनको हम किसके द्वारा देख रहे हैं, जो नेत्र हमारे होते हैं, जो आई हमारी है, तो आई के द्वारा ही हम इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, तो ये हमारी आंखें होते हैं, आइज होती है, नेत्र होती है, इनके द्वारा हम इन चीज़ों को देख पाते हैं।
अब है आपका अगला पॉइंट कि लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कहीं भी आपका अंधेरा होता है जहाँ आपकी लाइट नहीं आती तो अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख पाते हो। ये आपने पहले ही पढ़ा था कि अगर बंद कमरा आपका है, बिल्कुल बंद कमरा है जहाँ पर आपकी लाइट की एक भी रे आपकी नहीं आ रही है, एक भी किरण नहीं है, तो वहाँ पर जो होगा वो वहाँ पर आपको अंधेरे में कोई भी जो वस्तु होती है वो आपको नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पर आपकी लाइट पड़ती है तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। जब तक आपका जो कमरा है वो बिल्कुल अंधेरे में आपका है, यानी बिल्कुल वहाँ पर आपकी लाइट नहीं है किसी भी प्रकार की, तो आप उन चीज़ों को नहीं देख पाते। पहले जो लाइट होती है वो आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और ऑब्जेक्ट पर जब वो लाइट पड़ती है तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। अब इसके बारे में हम आगे सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, यानी ये भी आपके लिए सही है कि केवल अगर आँख हो, आँख के द्वारा ही हम जो कोई वस्तु होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान आपका रखा है तो सामान हमें जब भी दिखेगा जब उस सामान पर कोई जो लाइट होती है वो आपकी पड़ेगी, और उस ऑब्जेक्ट पर जब वो लाइट पड़ेगी उसके बाद जब हमारी आंखों में वो एंटर करेगा, यानी वो जो लाइट होती है, वो प्रकाश होता है, वो हमारी आंखों में एंटर करेगा, प्रवेश करता है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को, उस सामान को देख पाते हैं। अगला पॉइंट है कि यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। तो जो ये प्रकाश होता है, जो ये लाइट आपने देखी, तो ये लाइट क्या होता है, तो ये जो लाइट होती है, ये लाइट या तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ एमिटेड होती हो या फिर उससे आपका रिफ्लेक्टेड होता है, या तो उससे उत्सर्जित यानी एमिटेड होगी या फिर उससे रिफ्लेक्ट होगी, तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। आपने कक्षा 7वीं में सीखा था, हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार ब्रश दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। तो आपने देखा होगा जो भी पॉलिश या फिर जो शाइनिंग वाला जो दर्पण होता है, जो दर्पण आपका होता है, कोई भी शाइनिंग जो सरफेस आपका होता है, जो चमक देता है, चमक उसमें हो या फिर वो पॉलिश किया जा रहा हो, तो पॉलिश किया हुआ या फिर चमकदार जो दर्पण है, जो होता है, ये पृष्ठ जो होता है, जो सरफेस आपका होता है, वो दर्पण की तरह आपका दिखाई देता है। किसकी तरह? जैसे आपका मिरर होता है तो मिरर की तरह ही आपका जो शीशा होता है, मिरर होता है, उसकी तरह ही आपको दिखाई देता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, ये क्या काम करता है? मिरर जो है, जो इसके ऊपर लाइट पड़ती है, जो प्रकाश की जो किरणें होती है, प्रकाश मिरर के ऊपर जैसे ही पड़ता है तो ये जो उसकी डायरेक्शन होती है, जो दिशा उसकी होती है, तो दिशा को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। दिशा को क्या करता है? ये परिवर्तित आपका कर देता है। तो उसकी डायरेक्शन जब ये चेंज कर देगा, तो चेंज करने के बाद तो इसमें जो दर्पण होता है, मिरर, वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है प्रकाश की। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? तो आप ये बता सकते हैं कि किसी भी सरफेस पर, कोई भी सरफेस आपका है, कोई भी पृष्ठ रहता है, सरफेस होता है, सतह आपकी है, तो कोई भी सतह पर जब प्रकाश उस पर पड़ेगा तो प्रकाश की जो डायरेक्शन होगी वो किस ओर रिफ्लेक्ट होगी, ये इसमें पूछा गया कि डायरेक्शन जो होगी वो किस ओर रिफ्लेक्ट हो रही है, आप इसे बता सकते हो? तो चलिए ये हम याद करते हैं, आगे हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको बता सकते हैं। पहला आता है इसका जो रूल होता है, यानी इनके भी आपके नियम होते हैं। तो पहले रूल की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि परावर्तन के नियम। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका होता है, फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि पहला पॉइंट क्या है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस ओर, यानी जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, वो कैसे चेंज कर पाता है? लाइट का, प्रकाश का। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया, कोई भी आपने मेज ली, कोई भी जो टेबल होती है आपके घरों में, मेज होती है या फिर ड्राइंग बोर्ड होता है, जो ड्राइंग बोर्ड आपका होता है वो आपको लेना है। उस पर सफ़ेद कागज़ की, जो सफ़ेद कागज़ आपका होता है, उसकी एक सीट आपको लगानी है। एक कंघा लीजिए, जो कंघा होता है यानी जो कोम आपका है, जिससे आप अपने बाल बाते हो, एक इस तरह का आपको कंघा ले लेना है। इसके बीच के एक दती को, जो इसके बीच का एक जो दती होता है, उसको छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। यानी जो ये आपका कोम होता है, ये आपका क्या है, इस तरह आपका एक कोम होता है, ये आपका कोम हो गया। तो इसका एक सिरे को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या छोड़ना है? एक दंत इसका छोड़ना है। उसके और सारे जो दंत होते हैं, इसमें दो दंत आपको चमक रहे हैं, इन सभी को आपको क्या करना है? सभी के सभी खुले स्थानों को आपको बंद कर देना है। तो इसके बीच का जो स्पेस है, सिर्फ एक पॉइंट को आपको खुले रखना है, बाकी सब आपको बंद कर देना है। इसके बाद है कि इस कार्य को
इस कार्य के लिए आप काले कागज को एक पट्टी प्रयोग कर सकते हैं। इस कार्य यानी इसको बंद करने के लिए जो काला कागज आपका आता है तो काले कागज की एक पट्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कंघे को कागज की सीट के, जो कंघा होता है, जो कोम आपका है, तो कोम को कागज की जो सीट होती है तो कागज के सीट को लंबवत आपको पकड़ना है। कैसे? लंबा करके आपको पकड़ना है। एक टॉर्च की सहायता से, जो आपके घरों में टॉर्च होती है तो टॉर्च की हेल्प आपको लेनी है और कंघे के खुले स्थान पर जो आपने पॉइंट खुला हुआ छोड़ा है, बाकी सारे पॉइंट तो आपने बंद कर दिए, सिर्फ एक पॉइंट आपने खुला छोड़ा है, तो उस खुले हुए स्थान पर एक और प्रकाश डालना है, यानी टॉर्च की लाइट आपको डालनी है। क्या करना है? जो खुला हुआ स्थान आपने ने छोड़ा है तो वहीं पर आपको जो टॉर्च की लाइट वहां पर डालनी है, यानी टॉर्च जो है जलाकर उस एरिया पर आपको रखनी है। इसके बाद है कि टॉर्च तथा कंघे के थोड़े से समायोजन के बाद, जब टॉर्च और कंघे का थोड़ा सा समायोजन होता है उसके पश्चात आप कंघे के दूसरी ओर कागज की सीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। क्या देखेंगे? जो कागज के सीट के जो अनुदिश है प्रकाश की एक किरण जो होगी, रे होगी, वो आपको दिखाई देगी। तो वहां पर एक आपको किरण दिखाई देती है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में स्थिर रखिए, यानी कंघे और जो टॉर्च की जो ये सिचुएशन है उसको आपको क्या करना है? स्थिर आपको रखना है। तो स्थिर रखना है। स्थिर रखने के बाद जैसे आपने ये स्थिर कर दिया तो इस यहाँ पर आपने स्थिर करने के बाद इसको करना है कि प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण आपके है उसके गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखनी है। जो समतल दर्पण आपका होता है यानी प्लेन मिरर जो होता है, तो प्लेन मिरर की एक आपको पट्टी रखनी है। और आप क्या देखते हैं? अब पूछा गया है कि आपको क्या दिखाई देता है, तो चलिए किस तरह आपको एडजस्ट करना है पिक्चर के साथ यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करना है। देखिए यहाँ पर आप जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या लिया है? कोम, जिसको काला जो पट्टी होती है यानी काले रंग के कपड़ा से यहाँ पर इसको बांधा हुआ है। जो पेपर आपका आता है, फिर आप पेपर ले सकते हो तो काले पेपर से इसको, और एक घंटा इसका जो है वो खोला छोड़ा है। और यहाँ से क्या है? जो आपकी लाइट है, ये टॉर्च की लाइट जो है वो आपकी आ रही है। टॉर्च की लाइट आपको दिखाई दे रही है। ये हमने लिया है प्लेन मिरर। क्या लेना था? हमें प्लेन मिरर लेना था, यानी समतल दर्पण लेना था। समतल दर्पण आप तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइट है वो क्या कर रही है, तो देखिए यहाँ पर ये आपको नीचे क्या दिख रहा है, तो यही इसकी बात आपकी है। तो अब आपका है कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो इसमें पूछा गया कि आप ऑब्जर्व क्या करते हो, आपको क्या दिखाई देता है। तो जैसे ही दर्पण से यानी मिरर से टकराने के पश्चात क्या होता है? प्रकाश किरण जो होती है, प्रकाश की जो लाइट है वो क्या है? दूसरी दिशा में आपकी परिवर्तित हो रही है। चेंज आपकी दूसरी दिशा में क्या हो रही है? ये आपकी परिवर्तित हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपतित किरण। तो आपतित किरण होता क्या है? यानी इंसिडेंट रे। अब हम पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे होती क्या है। इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे किसको बोला जाता है? तो दर्पण से, जैसे वो दर्पण जो मिरर हमने लिया था प्लेन मिरर, तो उससे जैसे वो टकराई, तो टकराने के बाद जो किरण जो होता है आपकी जो किरण है, प्रकाश किरण जो है, लाइट की जो रे है, वो दूसरी डायरेक्शन में क्या हो गई? चेंज आपकी हो गई, दूसरी डायरेक्शन में ये आपकी चली जाती है, स्ट्राइक हो जाती है किसी पृष्ठ पर। कोई भी जो पृष्ठ होता है रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई भी जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो किसी भी सरफेस पर जो सरफेस है उस पर जो प्रकाश किरण आपकी बनती है, लाइट रे पड़ेगी, उसी को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे आपका बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला, आपतित किरण के बाद आता है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि परावर्तित क्या होता है? जो रिफ्लेक्ट करती है। ये क्या करती है? ये आपकी रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्टेड रे आपकी होती है कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, जैसे ही जो पृष्ठ होता है, जो सरफेस आपका है, तो सरफेस के परावर्तन से, तो आपका सरफेस है, सरफेस का जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो जैसे इस सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट के बाद रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे आपकी आती है उसी को रिफ्लेक्शन रे आपका बोला जाता है। रिफ्लेक्शन रे आपका बोला जाएगा, रिफ्लेक्शन लाइट आपका जो रे होती है, किरण होती है, वो आपका बोला जाएगा, यानी परावर्तित किरण उसी को बोला जाता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो आती है। तो प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। तो जो रिफ्लेक्ट प्रकाश किरण जो होती है आपकी,
रे ऑफ लाइट है, यह आपकी आइडियलाइजेशन होता है, आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। यानी ये कितनी, यानी ये जो होता है, जो किरण होते हैं, जो रे होता है, ये बहुत सारी किरणों से बना हुआ होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। तो इजीली क्या करते हैं हम, प्रकाश का जो संकीर्ण होता है, जो बहुत ज्यादा किरणों से आपका बना होता है, तो इसे किरण पुंज के लिए हम क्या करते हैं, किरण यानी रे का यहाँ पर यूज करते हैं, रे को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो बीम ऑफ लाइट के, यहाँ पर आपका हम नैरो क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पर किरण शब्द यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो किरण होते हैं, रे यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये बीम होता है लाइट का। अब है आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट कि अभिलंब। तो अभिलंब होता क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि अभिलंब जो होता है, अभिलंब क्या कहलाता है। तो अभिलंब होता क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि जो अभिलंब है वो क्या होता है। तो अभिलंब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो अभिलंब है वो अपने, जो आपके फ्रेंड होते हैं, अपने मित्रों की आपको सहायता लेनी है, हेल्प लेनी है, जिससे कागज पर जो समतल दर्पण आपका था, यानी कागज जो था उस पर जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर की स्थिति जो स्थिति होती है, तथा आपतित एवं परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दर्शाने वाली रेखाएं आपको खींचनी है कि कौन से इंसिडेंट रे आपको शो करे और कौन से आपको रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर शो करेगी, वो आपको यहाँ पर खींचनी है। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। फिर क्या करना है, जो आपने दर्पण लिया था या आपने लिया था उसको आपको हटा देना है। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, तो दर्पण को निरूपित करने वाली जो रेखा होती है, जो रेखा आपकी है, जो लाइन आ रही है, तो जो पॉइंट आपका है, यानी जिस भी पॉइंट पर वो आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण यानी जो इंसिडेंट रे मिरर से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सरल रेखा आपको खींचनी है। कितना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का कोण कैसा होता है आपका, स्ट्रेट आपका होता है। ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल सीधा आपका। तो ये 90 डिग्री का कोण आपको बनाते हुए वहां से एक लाइन खींचनी है, रेखा आपको खींच लेनी है। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। तो जो रेखा होती है, ये परावर्तक पृष्ठ जो आपका होता है, यानी रिफ्लेक्शन सरफेस का वो पॉइंट, उसी को आपको अभिलंब बोला जाता है, यानी नॉर्मल ये होता, ये आपका है, किसी को आपका अभिलंब आपका कहा जाता है। ये क्या होता है, अभिलंब आपका होता है, यानी नॉर्मल आपका बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपतन कोण होता है। तो पहले हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं कि किस तरह आपको लाइन खींचना है, यानी अभिलंब खींचना किस तरह आपका होता है, अभिलंब कैसे आपका होता है। पिक्चर के साथ इसको समझते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। तो ये यहाँ से आपका बेसिक चीज़ें आपकी हो, तो बेस जो होता है वो आपका क्लास 6 to 8 आपका बन जाएगा, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से आपने तैयार कर ली। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका जो पिक्चर की ओर। तो पिक्चर में क्या देखिए, ये आपने यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन, यानी नॉर्मल किसको, जो नॉर्मल होते हैं, यानी अभिलंब यहाँ पर खींचना है। क्या, नॉर्मल को ये आपका बोला जाता है अभिलंब। नॉर्मल क्या है, अभिलंब आपकी कहलाती है। यानी एक तरफ आपको क्या, ये आपकी अभिलंब होती है। ये जो नॉर्मल लाइन ये खींच रहा है, यानी जो नॉर्मल लाइन इसने पेंसिल से खींची हुई है, यही क्या है आपकी, यही होता है अभिलंब आपका, यही बोला जाता है अभिलंब। जो कितने डिग्री का आपका बनेगा, यानी 90 डिग्री का आपका बनता है। कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का आपका बन रहा है। ये आपका मिरर है, ये क्या है, मिरर आपका है, दर्पण आपका है। तो दर्पण पे यहाँ पर आपको बोला गया था, तो दर्पण से जो टकराती है, यानी जो इस बिंदु पर आपतित किरण, यानी जो इंसिडेंट रे मिरर से टकराएगी, तो इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये किससे टकरा रही है, मिरर से आपकी टकरा रही है। और मिरर से टकराते हुए वहीं पर आपको अभिलंब यानी नॉर्मल लाइन आपको खींचनी है, जो आपका कोण बनता है यहाँ पर 90 डिग्री का आपका बना। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपतन कोण। अब है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता क्या है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो अभी जहाँ पर हमने जो मिरर से आपकी इंसिडेंट रे टकराई थी आपतित, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपका एक 90 डिग्री का हमने एक कोण बनाया, तो वो जो नॉर्मल लाइन खींची वो अभिलंब आपकी कहलाई। अब है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका है। तो आपतन कोण क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका है। इसके बाद आता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो पहला पॉइंट है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रे आपके होते हैं, आपतित किरण होते हैं इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और जो अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण यानी एंगल आई आपका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो इंसिडेंट रे आपकी है और जो अभिलंब है, हमने जो बीच में पॉइंट अपना लिया था, यानी जहां पर हमने नॉर्मल लाइन खींची, अभिलंब वहां पर खींची है, तो उसके बीच में जो कोण बनेगा, यानी दोनों के बीच में जो कोण बना, उस कोण को तो हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट। लेकिन जो आपका रिफ्लेक्टेड जो रे होती है और जो अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, जो एंगल बनता है, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल आई होगा, और कहाँ पर आपका एंगल आर होगा। ये आपको बहुत ध्यान से आपको ये चीजें यहाँ से आपको करते हुए चलना है। अब कहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ आर जो है, यानी वो कहाँ पर आपका बनना है, वो सारी चीजें अब हम देखेंगे, यानी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी जिससे आपको ज्यादा चीजें आपको समझ में आई। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो हमने यहाँ पर आप ये क्या है, ये आपका मिरर यानी जो दर्पण हमने लिया था, तो दर्पण से जब इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे आपकी होती है आपतन कोण, ये क्या है, ये आपका इंसिडेंट जो रे है यानी आपतन कोण आपका है, ये इंसिडेंट रे को बोला जाता है आपतन। ये हो गई आपतन किरण होती है। इसी तरह ये रिफ्लेक्टेड रे आपका है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आपकी है, यहाँ पर बनी है रिफ्लेक्टेड रे आपका यानी परावर्तन। ये कौन सी हो जाएगी, परावर्तन, और ये है आपतन किरण, परावर्तन किरण। तो आपतित यानी जैसे आपने देखा था, जब इंसिडेंट रे यानी कोई भी मिरर है, उस पर जो लाइट आपकी पड़ेगी, लाइट आपकी पड़ी तो मिरर, ये दर्पण आपका है, आपने समतल दर्पण, जो प्लेन मिरर आपके घरों में जिसमें आप फेस अपना देखते हो, उस मिरर की यहाँ पर बात की गई है, प्लेन मिरर की। तो सर में जो इन्होंने मिरर रखा है, दर्पण यहाँ पर लिया है, शीशा लिया है, तो जैसे ही जो लाइट होती है, प्रकाश जो है, जो लाइट है, वो आपकी यानी जो इंसिडेंट रे उससे आती है, तो जैसे वो इस पर मिरर पर आपकी टकराती है, तो इस पॉइंट में आपका, और इसी पॉइंट से मिलते हुए आपको एक लाइन खींचने, एक नॉर्मल आपको लेना है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, जो 90 डिग्री का आपका कोण बनाता है। ये 90 डिग्री का आपका कोण हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल आई आपका होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो आपका रिफ्लेक्टेड यानी इंसिडेंट रे पर जैसे मिरर पर वो आपके टकराते हैं, वो लाइन, वो प्रकाश, वो जो रे आ रही थी, किरण आपकी आ रही थी, वो उस पर टकराती है, और टकराने के बाद क्या होता है, वो उसकी जो मिरर होता है, वो क्या कर देता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी वहां पर रिफ्लेक्शन हुआ। और जो रिफ्लेक्शन और अभिलंब के बीच यानी नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ आर। ये आपका एंगल ऑफ आर। तो आपको पता चल गया, देखिए यहाँ से आपको एरो के माध्यम से भी, आप एरो को मीडियम समझकर भी इससे समझ सकते हैं। तो एरो यहाँ से क्या है, लाइट आ रही है, और यहाँ से जो लाइट है वो जा रही है, यानी रिफ्लेक्ट हुई है इंसिडेंट रे के, यानी मिरर पे टकराते ही वो जो लाइट थी, वो किरण जो आ रही थी, रे आपकी आ रही थी, वो एकदम क्या हुई, उसकी डायरेक्शन मिरर ने चेंज कर दी, और डायरेक्शन मिरर ने चेंज करते ही वो आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट और जो नॉर्मल के बीच में आपका एंगल बना है, यही होगा एंगल ऑफ आर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे आपकी कौन से बोली जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना कि क्या आप आयतन कोण तथा परावर्तन के जो है यानी एंगल ऑफ आई और एंगल और आर जो है आपका एंगल ऑफ आई बना और एंगल ऑफ आर बना, उसके बीच में आपको कोई रिलेशन देखते हैं क्या, ये दोनों लगभग बराबर होते हैं? तो दोनों क्या है, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन बना कि ये आपको दिखाई दे कि ये बराबर होते हैं यदि आप क्रियाकलाप, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, यानी यदि यह क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है। अगर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो केयरफुली करें तो हम ये सब चीजें देख सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होगा एंगल ऑफ आई होता है, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा एंगल ऑफ आर के, यानी एंगल ऑफ आई जो है वो अब इक्वल आपका किसके, एंगल ऑफ आर के। तो ये आपका बनेगा, यानी इक्वल हमेशा रहते हैं। अगर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो पूरी ध्यान से अपना करते हैं, सावधानी पूर्वक इसको किया जाए, क्योंकि इंसिडेंट रे जो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो वो उसी डायरेक्शन में, यानी जो डायरेक्शन उसकी चेंज की गई है, लेकिन जो उसका कोण बनेगा वो सेम आपका बनता है।
यह है परावर्तन, जो परावर्तन है उसके नियमों में एक है। तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि आइए परावर्तन से संबंधित एक और क्रियाकलाप करें, यानी रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक और हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में है पहला, इसमें जो एक्सपेरिमेंट करना है, यदि मैं दर्पण पर, जो दर्पण है, जो मिरर हमने लिया है, शीशा हमने लिया है, तो यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूं तो क्या होगा। जो दर्पण है यानी जो मिरर है, जो मिरर है, शीशा है, उस पर जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब क्या, जो नॉर्मल लाइन हमने ली है, तो नॉर्मल लाइन के जो अनुदिश अगर डाला जाए तो क्या होगा। तो उस टाइम पर आपका क्या होगा। तो पहला पॉइंट है कि इस बार किसी सख्त कागज की, जो इस बार हमें क्या लेनी है, कोई भी जो कागज सख्त जो होती है वो कागज की सीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। तो चार्ट पेपर थोड़ा सा आपका हार्ड होता है एज कम्पेयर टू जो आप नॉर्मल जो अपनी नोटबुक रखते हो उससे थोड़ा सा हार्ड यानी सख्त सा आपका होता है कागज, जो चार्ट पेपर आप यूज करते हो। तो सीट मेज के किनारे से, जो सीट होती है वो मेज का जो किनारा होता है उससे थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। सीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काट लीजिए। फिर सीट के बाहर जो निकला हुआ जो पॉइंट है वो आपको काट लेना है बीच में से। परावर्तित किरण को देखिए, जो परावर्तित किरण होती है, रिफ्लेक्शन रे है, उसको आपको देखना है। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। जो परावर्तित किरण होती है, रिफ्लेक्शन रे होती है, वो कागज का जो बाहर का, तो कागज के बाहर भी आपको निकले भाग पर भी दिखाई देनी चाहिए। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए। जो कागज के बाहर निकला हुआ वो भाग है, उस भाग को आपको मोड़ लेना है, फोल्ड करना है, जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है, जहां पर आपको रिफ्लेक्शन रे दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन रे आपको दिखाई दे रही है। अब है आपका नेक्स्ट, क्या आप भी परावर्तित किरण देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन रे आपको दिख रही है। कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। तो कागज को आपको दोबारा से, जो प्रारंभिक अवस्था है, स्टार्टिंग वाली है पोर्शन है आपका, तो स्टार्टिंग वाली जो स्टेप होता है उसमें आपको लाना है। क्या आप फिर से परावर्तित किरण को देख पाते हैं। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इससे जो कंक्लूजन निकला वो पूछा गया है कि कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकलता है। तो चलिए पहला यहाँ पर अपना पिक्चर देख लेते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा है यहाँ पर कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो इंसिडेंट रे है, क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्शन रे आपकी है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी ये अभिलंब। तो अभिलंब के क्या है, ये आपके तीनों की तीनों आपके सेम प्लेन पर आपको दिखाई गई है। सेम जो प्लेन है वहां पर आपको दिखाई गई है, रिप्रेजेंट आपको किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देख सकते हैं बी पर भी आपको सेम एज इट इज आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको बीच में आपको दिख रहा है, ये क्या है, बीच में लाइट यहाँ पर पड़ रही है। एक तरफ आपका ये आपकी लाइट आ रही है, इधर आपका ये आपके इंसिडेंट आपका यहाँ पर आपको टकराएगा, देन आपका ये बीच में लंब लिया गया है, इसके बाद ये रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है। तो सीधे आपको तीनों चीज एक जगह आपको दिखा दी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि क्या आप अब भी परावर्तित किरण देख पाते हैं। जो रिफ्लेक्शन रे है उसको देख रहे हैं। कागज को दोबारा से प्रारंभिक अवस्था में आपको लाना है। क्या आप फिर से परावर्तित किरण को, जो रिफ्लेक्शन रे होती है, उसको देख रहे हैं। इससे आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है। तो जब मेज पर कागज की पूरी सीट फैलाते हैं, जब जो मेज होते हैं, जो टेबल होते हैं, हम उस पर कागज की पूरी जो सीट होती है उसको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तो यह एक तल को निरूपित करता है। जो तल है उसको यह निरूपित करता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी इसी तल में होते हैं। अब है नेक्स्ट आपका, जब आप कागज को मोड़ देते हैं, जब आपने कागज जो था वो मोड़ दिया, तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है, डिफरेंट आपका होता है, जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित है। जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब क्या होता है, स्थित आपके हैं, तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाएंगे। जो परावर्तित किरण होता है, रिफ्लेक्शन रे होता है, वो आप नहीं देख पाओगे। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते। यह क्या निर्देशित करता है, तो यह निर्देशित क्या करता है, ये इसमें पूछा गया है।
तो यह क्या निर्देशित करता है, ये इसमें पूछा गया है। जो परावर्तित किरण होते हैं, रिफ्लेक्शन रे नहीं देख पाते, तो ये निर्देशित क्या करता है। तो अब है नेक्स्ट आपका पॉइंट कि यह दर्शाता, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे है या आपतन जो बिंदु है, इंसिडेंट जो पॉइंट आपका है, वो अभिलंब जो आपका नॉर्मल तथा परावर्तित किरण जो रिफ्लेक्शन रे होते हैं, ये सभी एक तल में होते हैं, ये सभी के सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम होता है। अब है आपका नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि पहली जो है, आगे आता है कि पहली तथा बुझो ने उपरोक्त क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य को प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग करके कक्ष के बाहर किया। अब क्या किया, जो पहली बुझो थी उन्होंने क्रियाकलाप में टॉर्च का यूज ना करके, यानी टॉर्च के स्थान पर अब उन्होंने सूर्य ले लिया। तो सूर्य का जो प्रकाश स्रोत होता है, लाइट सोर्स है, उसको यूज यहाँ पर किया, वो भी क्लास के बाहर उन्होंने किया। आप भी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। तो लाइट के लिए हम जो सूर्य सन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों को किरण वन रेखा उपकरण का उपयोग करके कभी भी किया जा सकता है। यह उपकरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीआर द्वारा निर्मित किट में उपलब्ध है। तो कैसे कि बुझो को याद है, बुझो जो है उसको याद है कि उसने कक्षा 7वीं में समतल दर्पण जो आपका प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। तो पहली ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। तो अब है आपका पहला पॉइंट कि क्या प्रतिबिंब सीधा था या अथवा उल्टा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट उसने पूछा कि जो प्रतिबिंब होता है, जो वहाँ पर इमेज बनती है, वो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। तो इमेज इरेक्ट है या फिर आपका अपसाइड डाउन आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज का बराबर होता है। जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट आपका, तो इसमें जो सेम साइज का जो ऑब्जेक्ट आपका होगा, तो इसमें जो साइज होगा वो बराबर आपका हो गया। थर्ड पॉइंट है क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी। तो प्रतिबिंब जो होता है, तो प्रतिबिंब जो है इसमें जो इमेज आपकी होती है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया या फिर उससे दूरी जो थी वो दर्पण के सामने जितनी उसमें दर्पण में आपके सामने आपकी रखी थी। क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था। तो जो प्रतिबिंब होता है, अब है आपका अगला पॉइंट कि आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में कुछ और अधिक जानें। तो चलिए, जो समतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब बनने के बारे में कुछ और हम यहाँ पर जानेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो पहले आता है कि समतल दर्पण PQ के सामने, जो समतल दर्पण होता है वो PQ के सामने एक प्रकाश स्रोत यानी O रखा गया है। क्या रखा गया है, O आपका रखा गया है। दर्पण पर दो किरणें हैं, एक OA और दूसरा OC आपतित हो रही है। OC क्या है, आपतित। आपतित का मतलब यानी इंसिडेंट आपका हो रहा है। अब है आपका नेक्स्ट, क्या आप परावर्तित किरणों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, उनकी डायरेक्शन आपको जाननी है। तो समतल दर्पण जो PQ के पृष्ठ के बिंदुओं A तथा C पर अभिलंब खींचिए। जो अभिलंब यानी नॉर्मल लाइन आपको खींचनी है। फिर बिंदुओं A तथा C पर परावर्तित किरणें आपको खींचनी है, यानी रिफ्लेक्टेड जो हो रहा है ये आपको खींचनी है। आप इन किरणों को कैसे खींचेंगे, जो ये किरणें खींचनी है वो किस तरह आप खींचोगे लाइन। तो परावर्तित किरणों को क्रमशः AB तथा CD से आप निरूपित कर सकते हैं। इन्हें आगे की ओर बढ़ाना, इन्हें क्या करना, आगे की ओर आपको बढ़ाना है। क्या ये मिलती है, अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए। अब क्या करना है, आपको पीछे की ओर इनको बढ़ा लेना है। क्या अब ये मिलती है, यदि ये मिलती है तो इस बिंदु पर आपको I अंकित करना है। क्या देना है, I आपको यहाँ पर देना है। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित समतल दर्पण में प्रतिबिंब का करता है। तो प्रतिबिंब जो है वो करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है अगला पॉइंट कि परावर्तित, तो यहाँ पर जो स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु से आती प्रतीत होगी, क्यों। यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों होगी, ये भी आपको बताना है। तो क्यों होती है, चलिए, कि परावर्तित जो किरण आपकी थी E, इसलिए हम कहते हैं कि हम बिंदु जो है का आभासी प्रतिबिंब पर बनता है। आभासी क्या है, वो आपका बिंदु पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट पॉइंट है, आप कक्षा 7वीं में यानी क्लास 7th में आपने पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो पर्दा होता है वहाँ आप इस चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसमें पिक्चर देख लेते हैं। अब है आपका अगला पॉइंट कि आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग और तथा दायां भाग बाईं ओर आपका दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन आपका कहा जाता है, क्या, यानी लैटरल इन्वर्जन आपका कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं कि लैटरल इन्वर्जन जो है ये किस तरह आपका कहा जाता है। देखिए ये आपका डायग्राम है, ये आपका क्या है, ये पिक्चर आपका, ये मिरर है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन करनी है प्लेन मिरर पर, ये प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी क्या है, यहाँ से आपकी जो लाइटें हैं वो आपकी आ रही है, टकरा रही है। ये हमने जो लाइटें हैं वो आपकी टकराई, लाइटें यहाँ पर टकरा रही है। तो अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या, ये आपकी लाइटें आई तो ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट, ये आपकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। ये आपका प्लेन जो खींची यानी नॉर्मल लाइन जो हमने खींची जिसे अभिलंब आपका बोला गया, ये क्या है, अभिलंब आपका है। तो इसे हमने आगे पीछे जब इसे बढ़ाया यानी इसको बढ़ाया है, ये पॉइंट आपका है। तो इसको बढ़ाने के बाद एक यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, एक आपका यहाँ पर ओ, इसको ओ नाम दिया है और इसको आपका आई नाम यहाँ पर दे दिया है। तो ये इस तरह का आपका जो डायग्राम आपका यहाँ पर बनेगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट को, तो इसी को बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा लैटरल, तो प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो प्लेन मिरर पर जो इमेज है वो किस तरह, यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपकी इमेज आपकी बनेगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की ओर। अगले नेक्स्ट पॉइंट है नियमित तथा विसरित परावर्तन, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है किसी अनियमित पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित होती है। याद रखिए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य है। तो विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों को रचना करने के लिए इन नियमों का उपयोग कीजिए। तो इन नियमों का, इन रूल्स का आपको उपयोग करना है। जैसे नेक्स्ट आता है, क्या ये परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर है, तो एक दूसरे के समांतर आपकी होगी। ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। तो ये जो किरणें होती है वो भिन्न भिन्न जो दिशाएं होती है, डायरेक्शन होते हैं, उसमें रिफ्लेक्ट आपकी होती है। विसरित परावर्तन होता क्या है, अब है कि जो विसरित परावर्तन है वो क्या बोला जाता है। तो विसरित परावर्तन है क्या, तो पहला पॉइंट है चलिए पहला पॉइंट में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट था इसमें कि विसरित परावर्तन जब सभी समांतर किरणें, क्या, जितने भी समांतर जो किरणें होती है, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से क्या होती है, परावर्तित आपकी होती है, होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन आपका बोला जाता है। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में, जो विसरित परावर्तन आपका होता है, तो विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक आपको पालन करना होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। अब है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके अपोजिट यानी जो दर्पण होता है, जो मिरर है, जैसे चिकना पृष्ठ आपका होता है जो स्मूथ होता है, तो स्मूथ सरफेस की बात की गई है। स्मूथ सरफेस से होने वाला परिवर्तन, जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन आपका होता है, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा ही क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। तो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन से आपका होता है। चलिए अब देखते हैं कि जो इसमें इसकी पिक्चर देख लेते हैं कि किस तरह की यहाँ पर आपकी बात की गई है।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैरेलल रे आपकी है, ये पैरेलल रे है, ये इंसिडेंट ऑन इरेगुलर सरफेस, जो इरेगुलर आपका इरेगुलर जो सरफेस होता है वहाँ से आपकी दिखाई गई है। तो ये सारी क्या है, पैरेलल आपकी दिखाई दे रही है। दूसरे वाले फिगर में आप देखिए जो रे आपकी है ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट आपकी हो रही है, ये इधर से आपकी क्या इनका रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है। तो ये भी इरेगुलर सरफेस से आपकी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अगला पॉइंट था ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट में कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन पर क्या बनता है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज यहाँ पर आपकी बनती है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ये आपका दिखाया गया है। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका होता है यानी नियमित परावर्तन, क्या होता है, ये नियमित परावर्तन आपका होता है, नियमित परावर्तन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये पिक्चर आपकी होगी, तो इस पर ये आपका ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी ये चल रही है, यानी यहाँ पर ये आपका बना हुआ है, ये आपकी रिफ्लेक्ट आपकी हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट आपकी हो रही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा अगला पॉइंट है, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। जो हमें ऑब्जेक्ट देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन जो रे होते हैं, रिफ्लेक्शन जो लाइट होता है उसके कारण देखते हैं। पहला पॉइंट, आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको क्या करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं। यानी हमारे और जितनी भी जो वस्तुएं होती है, ऑब्जेक्ट आपके पास रखी हुई है, तो वो रिफ्लेक्शन लाइट के कारण आप देखते हो। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चंद्रमा है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, ये किससे प्राप्त करता है प्रकाश, यानी जो लाइटें है वो सूर्य से लेता है और उसको बाद वो क्या करता है, परावर्तित करता है। परावर्तित यानी उसका रिफ्लेक्शन करता है और इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, हमें चंद्रमा जो होता है वो हमें दिखाई देता है मून। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उसे बोला जाता है, यानी जो पिंड दूसरी वस्तुओं का जो प्रकाश है उसके द्वारा वे चमकते हैं, शाइनिंग होते हैं, तो उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, उन्हें ये प्रदीप्त पिंड आपका बोला जाता है। अगला पॉइंट है, क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम भी बता सकते हैं। जैसे कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, स्वयं का जो प्रकाश होता है वो क्या करते हैं, उसे उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जैसे अगला पॉइंट है, जैसे सूर्य आपका है, जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप आपका है, तो इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। तो इनका जो प्रकाश है, जो हमारी आईज होती है, आँख है, वहाँ पर वह पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं, इस प्रकार क्या है, हम इन पिंड को देख पाते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड आपका कहा जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, दीप्त पिंड आपका बोला जाता है। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसको बोला जाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिनका खुद का प्रकाश आपका होता है। एक होता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जो दूसरों से प्रकाश लेकर खुद को चमकाते हैं। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट है कि मेरे मन में एक प्रश्न आया। अब जो पहली है उसके मन में एक प्रश्न आया, क्वेश्चन आया कि यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती हैं। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। जो परावर्तित प्रकाश होता है, रिफ्लेक्शन जो लाइट है, उसको दोबारा से हम रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो चलिए इसमें की जो क्वेश्चन है कि जो रिफ्लेक्टेड रे भी फर्दर रिफ्लेक्ट इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि जब पिछली बार आप किसी केस प्रसाधक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था, तो उसने क्या किया था, जब आप हेयर यानी जब आप अपने बाल कटवाने के लिए जाते हो, तो बाल कटवाने के जाते हो यानी नाई के पास जब आप जाते हो, तो नाई के पास जाते हो तो वो क्या करता है, जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, शीशा होता है, उसके सामने आपको बैठाता है। तो बाल कट चुकने के पश्चात जैसे ही आपके जो बाल है वो कट गए, यानी आपने बालों की कटिंग जो है वो करा ली, तो उसके बाद आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था, तो आपके जो पीछे था एक और दर्पण वहाँ पर रखा था। तो इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो ये आप देख सकते थे कि आपके जो बाल है वो किस तरह आपके बाल कटे हुए हैं, कैसे। चलिए इसमें पिक्चर देखते हैं कि किस तरह आप ये देख सकते हो। चलिए जैसे यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया है, जैसे आप बाल कटवाने के लिए जाते हो, ऐसे ही चेयर पर आप बैठे रहते हो, आपके सामने भी एक दर्पण था और यहाँ पर पीछे भी आपका एक दर्पण है। तो इसमें इस माध्यम से इसे जो
आपका शीशा है, मिरर है, तो इस दर्पण से आप देख सकते हो कि जो आपके बाल है वो कैसे कटे हुए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अब है नेक्स्ट, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए थे, यानी जो आपके सिर के पीछे वाले जो बाल हैं उसे आपने कैसे देखा, तो ये आपको अब बताना है। तो पहले जो है उसको याद आया कि कक्षा 6 में, कक्षा 6 में हमने विस्तारित क्रियाकलाप यानी एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसने एक परिदर्शी बनाया था। क्या बनाया था? जो परिदर्शी है वो उसने वहां पर बनाया था। तो एक परिदर्शी जो है वो उसने मिरर यहाँ पर आपका बनाया था। तो पहली को ये आपका याद है कि क्लास जो 6 हमारे यानी 6ठी क्लास में जब हम करे थे एक्सपेरिमेंट अपना, वहाँ पर ये बनाया गया था। अब है आपका अगला पॉइंट है कि प्रादर्शी क्या होता है। प्रादर्शी आपका है कि पेरिस्कोप। तो परिदर्शी बनाया था यानी पेरिस्कोप उसने बनाया था। अब है आपका कि परिदर्शी जो होता है यानी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण थे यानी 2 प्लेन मिरर उसने यूज किए थे। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बनवाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है। तो इस ये जो आप जो एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर बात की गई है, तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट जब आप फोटो खींचते हो तो फोटो खींचते वक्त भी अब आप क्या करते हो, यानी फोटो भी जिस तरह आपको यहाँ पर जो शीशे यानी नाई के पास जब आप बाल कटाने जाते हो उसी तरह की अब आपकी जो पिक्चर होती है वो पिक्चर भी आपके ली जाती है। ये आपने पिक्चर यानी अपने फोन से पिक्चर भी आपने ली होगी। तो परिदर्शी यानी जो पेरिस्कोप होता है उसका उपयोग क्या होता है, पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे जो सैनिक हैं उनके द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो जो परिदर्शी का जो यूज किया जाता है यानी पेरिस्कोप जो का यूज हम करते हैं किसके लिए, जो पनडुब्बियां होती है या फिर जो टैंक होते हैं या बंकर होते हैं उनमें छिपे हुए जो सैनिक होते हैं जब वहां पर छिपकर आपके रहते हैं तो वे बाहर की जो वस्तुएं होती है यानी आउटसाइड का जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्सटेंस आपका है, ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो बाहर आपका रखा रहता है उनको देखने के लिए आपका किया जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर बहुप्रतिबिंब, कि बहुप्रतिबिंब होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है बहुप्रतिबिंब। तो बहुप्रतिबिंब किसको बोला जाता है, बहुप्रतिबिंब आपका है कि मल्टीपल इमेज, मल्टीपल इमेज। जैसे अब आपके फोनों में क्या यानी इस तरह के ऐप आपके डेवलप हो चुके हैं कि वहां से आप एक साथ क्या कितनी सारी जो इमेजें होते हैं आपकी फोटो बन जाती है। तो इसी तरह आपका जो बहुप्रतिबिंब या मल्टीपल इमेज की यहाँ पर बात आपकी की गई है कि आप जानते हैं कि समतल दर्पण जो प्लेन मिरर आपका है वो किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। तो प्लेन मिरर क्या होगा, जो प्लेन मिरर आपका रहता है वो एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही इमेज आपकी बनाते हैं, प्रतिबिंब आपका बनाएगा। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजनों में उपयोग करें तो क्या होगा, अगर हमने 2 समतल दर्पण लिए, प्लेन मिरर हमने ले लिया और 2 प्लेन मिरर को हम कंबाइन कर देते हैं यानी कॉम्बिनेशन से जो अगर हम उसका कंबाइन करके यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन करके उसका यूज करते हैं तो उससे क्या होगा। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं कि उस बार हमारा क्या होगा। तो इस तरह आपका क्या होता है। चलिए पहले पॉइंट आता है, दो समतल दर्पण हमने लिए, 2 प्लेन मिरर हमने ले लिए तो उन्हें एक दूसरे से क्या करा, समकोण बनाते हुए, समकोण बनाना है। तो एक दूसरे से समकोण क्या होता है, राइट एंगल्स आपका होता है। तो एक दूसरे से राइट एंगल्स बनाते हो यानी एक राइट एंगल्स हमें बनाना है और इस प्रकार वो रखना है कि इनके किनारे आपस में मिल रहे। तो इनके जो किनारे होते हैं, जो साइडें होती है, जो इसके किनारे हैं वो जो एजेस होते हैं वे एक दूसरे से आपको मिलने चाहिए, टच होने चाहिए। इन्हें जोड़ने के लिए इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। जो टेप आती है तो टेप का यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का आपको रखना है, जो कॉइन आता है, जो सिक्का होता है, जो गिल्टी के आपके नोट रखते हो तो वो गिल्टी के नोट आप यहाँ पर रख सकते हो, सिक्के आप यहाँ पर रख सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट आपका पॉइंट कि आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। चलिए पहले हम पिक्चर देख लेते हैं, देन हम आगे की जो चीजें हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट एंगल्स आपका बना हुआ है, ये 2 प्लेन मिरर हमने लिए हुए हैं
और ये बीच में आपको सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, ये सिक्का लिया है। और यहाँ पर आप, तो यहाँ पर जो एंगल आपके बनेंगे यानी जो इमेजेस है वो कितनी इमेजेस आपको यहाँ पर दिखेगी, ये इसमें पूछा गया है। तो इमेजेस कितने आपको देखे, यहाँ पर इमेजेस की पूछी गई है कि इमेजेस कितनी आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आपको 3 इमेज आपको दिख रही होगी, 3 इमेज आपकी बनी हुई है। राइट एंगल्स आपको बनाते हुए ये लेना था, तो इसमें आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट और आगे अपने अपने पॉइंट की ओर कि किस तरह आपको रखना था, आपने देख लिया। अगला पॉइंट है कि समकोण पर रखे गए समतल दर्पणों में, जो समकोण हमने बनाया तो समकोण पर यानी राइट एंगल्स पर रखे गए जो प्लेन मिरर थे उनका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे कि 45 डिग्री का आपका हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा, उसके साथ 120 डिग्री का आपका बनेगा और 180 डिग्री आदि पर ये आपको जोड़ना है। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखी है, प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपको नोट करनी है, नोट यहाँ पर करना है। तो अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़ा कीजिए। देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अब आपको देखना है कि कितने प्रतिबिंब यहाँ पर बनते हैं। तो क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग जो है यानी सिर के पीछे के जो बाल थे उसको आपने कैसे देख पाए। तो एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्ति दशा यानी क्लाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक क्लाइडोस्कोप बना सकते हैं। तो एक मोमबत्ती वाला भी है, मोमबत्ती वाला यानी कैंडल वाला भी हम यहाँ पर जो पिक्चर है वो देख लेते हैं। आपको जो कैंडल वाला लेना है ये आपको दिया गया है, यानी जो इमेज इन प्लेन जो मिरर पैरेलल ईच अदर, तो ये मिरर जो है वो पैरेलल है दोनों के, तो मिरर क्या है पैरेलल आपका रखा है। इसके बाद अब हम बात की गई है, नेक्स्ट आता है अगला यानी जो क्लाइडोस्कोप है, हम क्लाइडोस्कोप कैसे बनाएंगे। तो क्लाइडोस्कोप देखते हैं कि किस तरह आपको क्लाइडोस्कोप बनाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी क्लाइडो जो हम बनाना है, यानी क्लाइडोस्कोप कैसा आपका बनेगा, बहुमूर्ति दशा। तो पहला है कि क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां आपको लेनी होगी। इन्हें चित्र ए में दर्शाए अनुसार जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी एक प्रिज्म की आकृति में आपको जोड़ना है। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में आपको धड़ना से लगाना है। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बनाओ, यानी एक छेद आपको बनाना है। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट आपको चिपका देनी है। पारदर्शी जो आपने पढ़ा था तो पेरिस को पारदर्शी जो होता है यानी पारदर्शी की आपको बनाना है जो ट्रांसपेरेंट आपका होता है। तो ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़ता पूर्वक आपको लगानी है। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े आपको रखना है। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह आपको रहने दीजिए। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट कि आपका जो क्लाइडोस्कोप तैयार है, जब आप छिद्र से झांकते हो, जो छेद इसमें क्या है उससे आप झांकोगे तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। क्लाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्राय दीवारों वाले कागजों तथा वस्तुओं के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार क्लाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। आप अपने जो खिलौने होते हैं, जो टॉय होते हैं, उनको आकर्षक बनाने के लिए यानी उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज भी चिपका सकते हैं। जो कलरफुल पेपर आपका आता है वो भी आप इस पर चिपका सकते हैं। तो कैसे आपको चिपकाना, चलिए इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, यानी इसकी पिक्चर के साथ इसको करते हैं। देखिए पहले इसको इस तरह हमने काटा, इसके बाद फर्स्ट पहले यानी पिक्चर ए में इस तरह हमने काटा हुआ है। पिक्चर बी की बात करें तो पिक्चर बी में आपका ये छेद इसमें बनाया हुआ है, इस तरह आपको काटना है। फिर ये यहाँ पर नीचे हमने ट्रांसपेरेंट इसमें लगाया है, तो ट्रांसपेरेंट और यहाँ पर हम इसे जो छेद इसमें ये आपको करना है। तो इससे क्या होगा, ये क्लाइडोस्कोप जो है आपका तैयार हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत या रंगीन क्यों होता है। तो सन की जो लाइट है तो वो या तो कलरफुल या आपकी होती है या फिर वो वाइट आपको दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, वाइट आपको दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि जो सनलाइट है वो वाइट और कलर्ड आपको क्यों दिखाई देती है।
पहला पॉइंट है कि कक्षा 7वीं में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं, जैसे आपने रेनबो में इंद्रधनुष में आपने देखा था, और जो लाइट की किरण आपने जब देखी थी वहां पर आपको 7 कलर आपको दिखाई देते हैं। यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। एक और हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करेंगे। तो पहला है कि हमारे जो नेत्रों की संरचना क्या है, जो हमारे नेत्र है यानी जो आईज है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो व्हाट इज इनसाइड आवर आई, जो हमारी आंख है उसके अंदर की बात की गई है। तो उसमें जो संरचना है आई की, आंखों की, वो कैसी है। तो हम वस्तु को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में एंटर करता है, यानी हमारी आई में जो प्रकाश होगा वो एंटर आपका करता है, प्रवेश करता है। तो नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक होता है। जो आंखें हैं, जितने भी हमारी जो महत्वपूर्ण जो ज्ञानेंद्रिय यानी जो सेंसेस होते हैं, तो सबसे मेन जो होता है वो हमारी आईज होती है। इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। तो इसके लिए क्या है, जो आईज का जो स्ट्रक्चर है या उसको जो वर्किंग है उसको समझने के लिए, समझना हमारे लिए ज़्यादा महत्व आपका रखता है। तो हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। तो हमारे जो आंखों की जो शेप है वो कैसी है, शेप जो है वो स्फेरिकल आपकी है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है। तो नेत्र होता है जो आंख है उसके आउटसाइड जो आवरण होता है, तो आउटसाइड का जो आवरण है वो कैसा होता है। तो आउटसाइड का जो आवरण है वो आपका व्हाइट होता है, सफेद आपका होता है। तो आउटर कोट यानी जैसे आप घरों में जो पेंट आप करते हो, तो जैसा आपने यानी यहाँ पर जो घरों पे आपने पेंट किया तो वो कैसा, बाहरी जो आवरण है वो आपने सफेद कर दिया। तो बाहरी यानी बाहर वाला क्या कर दिया, सफेद आपने कर दिया। तो यह कठोर होता है। यह कैसा होता है, कठोर आपका होता है, हार्ड होता है, ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। ये कैसा, ये कठोर होगा, हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि जो नेत्र होता है, जो आई होता है, उसके आंतरिक जो भाग होते हैं, यानी आंतरिक भाग क्या, जो इंटीरियर आपके होते हैं, यानी अंदर वाले भाग की बात की गई है, वो उन्हें दुर्घटनाओं से, यानी जो दुर्घटना होती है उनसे, एक्सीडेंट से इसको बचाव कर सके। अब है आपका नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट कि कॉर्निया या स्वचमंडल, जो कॉर्निया है या स्वचमंडल आपका होता है। अगले पॉइंट में है कि कॉर्निया और स्वचमंडल के बारे में। तो कॉर्निया और स्वचमंडल है क्या, चलिए नेक्स्ट है कि जो कॉर्निया होता है या स्वचमंडल आपका है, तो इसके पारदर्शी अंग जो होता है, पारदर्शी क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट आपके होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उस पार्ट को कॉर्निया स्वचमंडल आपका कहा जाता है। फिर है परितारिका या आइरिस, जो आइरिस होती है, तो आइरिस होती क्या है आपकी कि कॉर्निया के पीछे, जो कॉर्निया है उसके पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं। तो गहरे रंग की यानी डार्क कलर की जो मसल होती है उसकी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, जिसे परितारिका या आइरिस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, परितारिका या आइरिस इसको बोला जाता है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट, पुतली। तो पुतली होती क्या है, तो पहला यानी नेक्स्ट पुतली होती है पुपिल। जो पुतली को यानी क्या बोला जाता है, पुपिल आपका बोला जाता है। तो आइरिस जो है उसमें एक छोटा सा द्वार होता है, छोटा सा, जैसे आपके जो घरों में यानी जो गेट आपके होते हैं, यानी जो छोटा द्वार की इसमें बात की गई, छोटा सा एक गेट होता है, द्वार होता है, जिसे पुतली कहते हैं। उसे ये आपका पुपिल या पुतली बोला जाता है। पुतली के साइज को पारी, जो पुतली का जो साइज होता है, शेप होते हैं, उसको परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। किससे नियंत्रित किया जाता है, तो इस पर जो कंट्रोल होता है वो परितारिका से आपका कंट्रोल किया जाता है, यानी पुपिल से इसको जो है इरिस यानी परितारिका जो आपकी इरिस होता है उससे कंट्रोल किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। तो जो परितारिका होती है, जो इरिस होती है, ये इसको कलर प्रदान करते, कलर देती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, जब हम कहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति या पर्सन है उसकी जो आईज का जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन है, तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे हैं। तो जो परितारिका होता है, जो इरिस है, उसके कलर की हम यहाँ पर बात करते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, जो परितारिका होती है, जो इरिस है, वो आईज में जो एंटर करता है, जो लाइट की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उसको निर्यातित करती है। क्या करती है, निर्यातित आपकी करती है। अब है आपका यानी उसको कंट्रोल करके रखती है। आइए देखिए यह कैसे होता है। तो पहले इसके पिक्चर समझेंगे, देन हम आगे के इसमें बात करेंगे। तो पुतली के पीछे एक आपका लेंस भी होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। तो पुतली जो है, तो पुतली के पीछे एक लेंस है, पुतली के पीछे क्या होता है, एक लेंस आपका लगा होता है। तो लेंस है जिसे हम केंद्र, जो ये केंद्र से क्या होता है, मोटा आपका होता है। तो सेंटर से यह आपका मोटा होता है।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद, सबसे पहले हम एक बार इसकी पिक्चर देख लेते हैं, देन हम आगे इसमें बढ़ेंगे। आइज की जो पिक्चर होती है वो किस तरह हमें दिखाई देती है। चलिए ये आपका है, ये होती है सिलियरी मसल। ये कैसी मसल है? सिलियरी मसल आपके होते हैं पक्ष माप पेशी। ये होती है पक्ष माप पेशी, पक्ष माप पेशी इसको बोला जाता है। इसके बाद दूसरी आते हैं इशी, जो इरिस है यानी परितारिका, जिससे जो हम कलर का यानी परितारिका या कलर की, इसमें ग्रीन कलर की इसमें बात की गई है कि किसी की आंखें हम हरी बताते हैं, ग्रीन बताते हैं, वो किसकी वजह से कि उसके इरिस की हम बात करते हैं, परितारिका की बात करते हैं। ये आपका लेंस होता है और ये होता है कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया होता है, इसको कॉर्निया ही आपका बोला जाता है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो ये कॉर्निया हो गया। अब है ये रेटिना। ये क्या होता है? रेटिना आपका होता है, ये है ऑप्टिक नर्व। ये होती है आपकी ऑप्टिक नर्व यानी प्रकाशिक तंत्रिका। प्रकाशिक तंत्रिका होती है, प्रकाशिक तंत्रिका आपका हो गया। तो ये आपका हो गया। तो लेंस इरिस आपको पता चल गया। आगे चलते हैं अब इसका। ये आपकी ह्यूमन की आई होती है, जो आपकी आंखें हैं, तो उसका अंदर का जो पार्ट है ये किस तरह आपकी होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपकी रहती है, वो हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है। स्मरण करिए कक्षा 7वीं में लेंसों के बारे में आपने पढ़ा था। तो रेटिना दृष्टिपटल। अब है कि जो रेटिना होती है वो दृष्टिपटल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रेटिना दृष्टिपटल है क्या। चलिए रेटिना दृष्टिपटल है क्या, इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि लेंस प्रकाश को, जो लेंस होता है वो प्रकाश को आँख के पीछे, लेंस क्या करता है? प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। क्या करता है? फोकस बनाता है, फोकसित वो करता है। इस परत को रेटिना या दृष्टिपटल इसको बोला जाता है। इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं या दृष्टिपटल इसको कहा जाता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। जो रेटिना है वो अनेक जो तंत्रिका कोशिका होते हैं उनका वो बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? यानी मस्तिष्क से जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है वहां तक आपका यानी ये आपका पहुंचाया जाता है। तो तंत्रिकाओं के दो दृक तंत्रिका आपकी होते हैं। कौन सी तंत्रिका होती है? जो त्रंक जो तंत्रिका होती है उसके द्वारा ये मस्तिष्क जो आपका होता है, जो मस्तिष्क है यानी वहां तक आपका पहुंचाया जाता है। तो मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अब है कि तंत्रिका कोशिकाएं दो तरह की होती है। जो तंत्रिकाएं कोशिका है यानी जो ऑप्टिक नर्व आपकी होती है, जो सेल्स यानी तंत्रिकाएं जो कोशिकाएं हैं वो भी दो तरह की आपकी होती है। पहली है कि शंकु, कैसी? कोन्स, जिसमें जो तीव्र प्रकाश के लिए सुगराई होती है, जो तीव्र प्रकाश यानी जो ब्राइट लाइट के लिए आपका होता है। और शलाकाएं जो होते हैं, जो रोड्स होती है जो मंद प्रकाश के लिए। तो जो कोन होगी यह शंकु क्या होता है? कोन्स होता है। और जो शलाकाएं है ये रोड्स आपकी होती हैं। तो जो मंद प्रकाश के लिए सुगराई होती है। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजती है। यानी जो शंकु यानी कोन्स का जो कलर होता है वर्णों की ये सूचनाएं भी भेजते हैं। अंध बिंदु। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि अंध बिंदु किसको बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट इसको बोला जाता है। पहला पॉइंट है कि दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। जो दृक तंत्रिका आपकी होते हैं, कौन सी दृक तंत्रिका यानी जो दृक तंत्रिका यहाँ पर होती है तो उसका तथा रेटिना की जो संधि होती है, किसकी? जो रेटिना है उसकी जो संधि है उस पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। तंत्रिका कोशिका वहां पर नहीं होती है। इस बिंदु को ही अंध बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को ही ब्लाइंड स्पॉट आपका बोला जाता है। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? चलिए पहला पॉइंट आता है इसमें, तो किस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जाएगा वो देखते हैं। उससे पहले एक बार पिक्चर इसके जो है चलिए यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं। उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण आपको लेना है। यानी अब जो समतल दर्पण होता है वो आपको लेना है। तो समतल दर्पण आपने ले लिया।
तो समतल दर्पण एक कटोरी में रखिए। कटोरी में फिर आपको जल भरना है। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सके। कटोरे की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। तो यदि दीवार सफेद ना हो तो इस पर सफेद कागज की शीट आपको चिपकानी होगी। परावर्तित प्रकाश जो आपका रिफ्लेक्शन लाइट में अनेक रंग आपको दिखाई देंगे, कलर दिखाई देंगे। आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे? तो दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? प्रिज्म बनाते हैं। यह कक्षा को इसके रंगों में विभक्त कर देता है। जो प्रकाश होता है, जो लाइट है, इसके रंगों में ये बांट देगा। जैसे कि आपने क्लास 7th में देखा था। तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है जो विबग्योर, इसमें जो कलर होते हैं यानी ये विबग्योर आपका बोला जाता है। तो ये आपने देखा होगा 7 कलर इसमें आपका होता है। अब है आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अगले एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है? कोई भी आपने कागज की एक शीट पर आपको गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है? क्रॉस आपको बनाना है। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की शीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए। अपने बाएं नेत्र को आपको बंद करना है, यानी जो बायां नेत्र आपका है उसको आपको क्लोज कर लेना है। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। अब है आपका नेक्स्ट आपका कि आप क्या देखते हैं? नेक्स्ट है कि आप यहाँ पर देखते क्या हो? क्या गोल चिन्ह शीट के किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है, यानी वो विजिबल इनविजिबल आपका, यानी वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता, अदृश्य हो जाता है। तो अब अपना दायां नेत्र वहाँ पर आपको बंद करना है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को जब हम टकाटक देखे रहते हैं, यानी एक चीज़ पर हमने कंसंट्रेट अपना बना लिया और उस पर टकाटक हम देखे रहते हैं, तो उस चीज़ को जब हम देखते देखते रहते हैं तो वो एकदम हमें ऐसा लगता है अंधेरी से हमें आ जाती है। तो उसी बात को यहाँ पर क्या गया है कि फिर आपको क्या करना है? जो आपने जो आइज अपनी बंद की हुई थी वो आइज आपको बंद कर लेनी, यानी पहले आपने बाया किया था, अब आपको दाया नेत्र बंद करना है। और अब गोल चिन्ह पर देखते हुए उपयुक्त जो क्रियाकलाप आपने किया, एक्सपेरिमेंट किया, ये आपको करना है। यानी एक बार आपको लेफ्ट वाली आइज बंद करनी है, दूसरी बार आपको राइट वाली आइज बंद करनी है। जब तक आपको वो देखना है जब तक कि आपको जो है धुंधली सी आपको यानी अदृश्य वो दिखे ना, यानी वो क्या हो जाए लुप्त सी आपको ना दिखे, तब तक आपको वो देखते रहना है। फिर आपको दूसरी आइज से उस चीज़ को दोहराना है। अब है नेक्स्ट कि क्या इस बार क्रॉस अदृश्य होता है? तो इस बार है कि जो क्रॉस है वो अदृश्य हो जाता है। क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है, जब वो अदृश्य हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो वो क्या दर्शाता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि रेटिना पर, जो रेटिना है वहाँ पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुँचाता। तो यहाँ पर आपका बताया गया, जो आपने अभी रेटिना देखा था, जब हमने आइज की पिक्चर देखी थी, तो रेटिना पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है, बिंदु होता है, जो प्रकाश यानी जो लाइट गिरने पर जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। तो मस्तिष्क जो कि आपका ब्रेन यानी नर्व सेल्स तक आपका नहीं पहुंचाता, तो कोई ऐसा पॉइंट वहां पर होता है। अगला पॉइंट है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, जो रेटिना पर जो इमेज बनती है उसका जो इफेक्ट है वो वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। जैसे ही आपने जैसे ही आपको जो वस्तु होते हैं वो डिसअपियर आपको यानी अदृश्य वो दिखने लगती है, उसके बाद जो जैसे ही आपने जो वस्तु होते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, वहाँ से अपनी जो ऑब्जेक्ट हटा लिया तो तुरंत ही वो आपका समाप्त नहीं होता, एंड नहीं होता। यह लगभग 1 से 16 सेकंड तक आपका बना रहता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आपका आता है तो एकदम से वो धुंधलापन आपका खत्म नहीं होता, तो उसके लिए कुछ सेकंड आपको लगते हैं। तो वो सेकंड है 1 से 16 सेकंड का आपको लगभग यानी अप्रोक्स आप लगा सकते हो कितना टाइम आपको लगता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। तो उस तरह क्या होता है, जो इमेज हमारी बनी या जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र को, जो आइज है उसको वो वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट है वो चलचित्र की भांति आपको चलती फिरती अनुभव होती है। यानी चलचित्र क्या होता है कि जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है वो आपकी चल रही है, इस तरह वहां पर प्रतीत आपका होता है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है कि 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा के गत्ते का एक वृत्ताकार टुकड़ा आपको लेना है। क्या लेना है? टुकड़ा आपने लेना है। इसमें 2 छिद्र आपको बनाने हैं, 2 छेद आपको करने हैं। इन दोनों छिद्रों में एक धागा पिरोना है। गत्ते के ओर एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाइए या इनके चित्र चिपकाइए। मरोड़कर उसमें ऐंठन डालिए। मरोड़कर क्या करना है? उसमें आपको ऐंठन डाल लेना है। अब धागे के दोनों सिरों को खींचिए ताकि धागे की ऐंठन खुले, वह गत्ता तेजी से घूमने लगे। तो ये आपने किया भी होगा, जैसे हम कुछ चीजें रखते हैं तो कुछ चीजें रखने के बाद या फिर हमारे पास जो होता है यानी जब
हम कोई जो चीज़ें होती है यानी जो धागा हमारे पास होता है तो धागे में जो एंटन हम देते हैं, तो धागे में एंटन यानी जैसे बैलून होता है, बैलून में आपको धागा पिरोते हो यानी बैलून को धागे से आप बांध लेते हो, तो धागे से बांधने के बाद उसमें एंटन आपके पड़ते हैं। तो एंटन जब हम वो एंटन खोलते हैं तो एंटन खोलने के बाद क्या होता है, जो गत्ता होता है वो तेजी से आपका घूमने लगता है। तो तेजी से क्या करता है, वो घूमेगा। तो गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है? तो आपसे पूछा गया जैसे ही वो गत्ता घूमता है तेजी से तो आपको जो पक्षी पिंजरे में अंदर आपको दिखाई देता है या नहीं। तो हम जो जल चित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयोग क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। किसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं, इसी प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। तो नेत्रों को भारी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। तो नेत्रों को अगर जो भारी वस्तु आपका होता है, भारी वस्तु का एंटर यानी उसकी सेफ्टी करने के लिए जो आइज है वो हमारी जो पलकें होती है वो वहाँ पर प्रदान आपकी की गई है। क्या दी गई है? पलकें इसलिए आपकी दी गई है। नेक्स्ट आता है यानी जैसे आपने देखा होगा कुछ भी जो चीजें आपकी आंखों पर लगने वाली होती है तो तभी क्या होता है, जो आपके पलके हैं वो आपकी पलके जो होते हैं बंद आपकी हो जाती है। तो आईलिड्स क्या होगी? बंद आपकी हो जाती है। तो इसीलिए आईलिड्स जो है उसके प्रिवेंट के लिए आपको दी गई है, पलके इसलिए बचाव के लिए आपको दी गई है। नेक्स्ट है कि पलके बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देते हैं। जैसे ही आप देखते हो कि आप अंधेरे कमरे से आप निकले हो और अंधेरे कमरे से निकलने के बाद एकदम आप रोशनी में आप जाते हो या फिर प्रकाश की रोशनी या फिर जहाँ पर ज़्यादा लाइटें आपके वहाँ पर जाते हो तो आपके आगे क्या चुंधिया जाती है। तो उसी तरह क्या है, जो आपके पलके होते हैं वो बंद होने लगते हैं, आईलिड्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाती है। क्यों? इसलिए आपकी जो आईलिड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लोज आपकी हो जाती है। अगला पॉइंट है नेक्स्ट आपका कि नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। तो जैसे जो आपकी आईज है वो एक ऐसा अद्भुत यंत्र आपका है ऐसा कि जो सामान्य नेत्र आपके होते हैं, सामान्य यानी जो जनरल आपके जो नेत्र आई है वो दूर की चीजें तो देखते हैं, साथ साथ जो पास की चीजें होती है उसके साथ साथ जो निकट की वस्तु है उसको भी क्लियरली वो देख पाती है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वह है न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे आपकी जो एज है तो एज के अकॉर्डिंग इनकी क्या होता है, इनमें जो आपका परिवर्तन यानी चेंजेस आप देखते होंगे कि जैसे ही आप यंग एज में आते हो तो न्यूनतम जो डिस्टेंस होते हैं यानी यंग के बाद जैसे आप ओल्ड एज की अब आप चलते हो यानी बूढ़े की अवस्था आपकी चलती है तो उस टाइम पर क्या होता है, ओल्ड एज के टाइम पर आपका क्या होता है, जो एज आपकी बढ़ती रहती है। तो बढ़ने के साथ साथ जो हमारी आईज़ें होती है यानी आंखें होती हैं उनकी जो देखने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम आपकी होने लगती है। तो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर आपके होते हैं। अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ाई यानी बुक और आपके बीच में जो आईज़ें हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस रहना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर का आपका रहना चाहिए। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुछ जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, वो इस तरह के कि उनके पास जो वस्तु रखी रहती है, ऑब्जेक्ट रखा रहता है, वो क्लियरली उनको देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। जैसे आपने देखा होगा कि किसी की जो नजदीक की चीजें होती है वो तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन उससे जो दूर की जो चीजें होती है वो नहीं देख पाता। तो इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते और दूर की वस्तुओं को आपके देख पाते हैं। यानी ये आपका होता है, ये आपने देखा होगा कि कुछ को दूर की वस्तु दिखती है, कुछ को पास की वस्तु दिखती है। तो कोई ना कोई जो साइड होता है यानी आई साइड जिसे आप वीक बोलते हो। अगला पॉइंट है उचित संशोधक लेंसों के उपयोगों द्वारा नेत्र की दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, लेंसेज आपने देखा होगा कि लेंस आपको लगवाए जाते हैं, तो इसीलिए आपके वे लेंस लगाए जाते हैं। किसी को नजदीक का चढ़ता है, किसी को दूर का आपका चढ़ता है। वस्तुओं का सुस्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र की दृष्टि दोषों का संशोधन आपका किया जाता है। ये दोनों पॉइंट दो बार आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है कि कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में, जैसे ही ओल्ड एज आप यानी वृद्धावस्था आपकी चलती है, जैसे ही आप बूढ़े होने लगते हो तो नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, यानी आपको क्लियरली आपको कुछ नहीं दिखता, धुंधला आपको वहां पर दिखता है।
यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका नेत्र यानी जो आपके आंख में जो लेंस होता है वो आपका धुंधला हो गया, तो उस कारण आपको जो दृष्टि बनती है, जो पिक्चर वहाँ पर बनती है वो धुंधली आपको नजर आती है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो गया है। तो इस तरह अगर आपको दिखाई देता है तो वहाँ पर बोला जाता है कि जो नेत्र आपके जो आईज है वहाँ पर मोतियाबिंद आपका डेवलप हो गया, मोतियाबिंद वहाँ पर बन गया है। अगला पॉइंट है कि इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जो आपकी दृष्टि होती है वो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये आपका आध्यात्मिक ऐसा होता है कि गंभीर रूप यहाँ पर ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। तो इस दोष का चिकित्सा यानी डॉक्टरी इलाज आपका पॉसिबल है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। यानी जो अपारदर्शी लेंस होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, यानी अपारदर्शी जो लेंस है उसको रिमूव करके उसको हटाकर वहां पर जो कृत्रिम लेंस होता है यानी आर्टिफिशियली लेंस वहां पर आपका लगाया जाता है। तो अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट आता है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। तो इसे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपकी है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ने इस प्रक्रिया जो प्रोसेस आपका चला हुआ था इसको सरल बना दिया। उसके साथ साथ ही आपका सेफ भी आपका है। तो यहाँ पर जो अपारदर्शी लेंस होता है, ये क्या कौन सा लेंस होता है, ओपेक लेंस आपका होता है। तो ओपेक लेंस को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके साथ साथ आपका जो कृत्रिम लेंस यानी आर्टिफिशियल लेंस यहाँ पर लगाया जाता है। तो जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे बोलते हैं कि आंख बनवाई है तो उस टाइम पर क्या होता है, लेंस जो होता है वहाँ पर रिमूव आपका किया जाता है और दूसरा लेंस वहाँ पर आपका चढ़ाया जाता है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि नेत्रों की देखभाल, जो नेत्र होते हैं जो आईज है उनकी देखभाल। तो केयर ऑफ द आई, पहला पॉइंट है यह आवश्यक है कि आप नेत्रों की उचित देखभाल करें। जो आपके नेत्र है, जो आंख है, उनकी आप देखभाल करें। यदि कोई समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, यानी जो आईज के डॉक्टर होते हैं उनके पास आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए, यानी जो आईज है उनका रेगुलर आपको चेकअप कराना है। यदि परामर्श दिया जाए, यदि आपको सलाह दी जाती है तो उचित चश्मा जो होता है उसका यूज भी आप कर सकते हैं, उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। तो जो आँख है उनके लिए या तो जो लाइट आपकी कम है तो लाइट कम भी उसके लिए आपकी हानिकारक होती है उसके लिए, और लाइट अगर आप ज़्यादा लाइट में हो वो भी आंखों के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। अपर्याप्त प्रकाश यानी अनसफिशिएंट जो लाइट होती है वो नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द हो सकता है। तो आपने देखा होगा जब हम कम लाइट या फिर जो ज्यादा लाइट में हम पढ़ते हैं तो हमारे सर दर्द यानी हेडेक होने लगता है। तो वो इसी वजह से आपका होता है, क्योंकि नेत्र यानी जो आंखों के लिए होता है ना तो ज्यादा ही कम आपकी लाइट होनी चाहिए, ना ही ज्यादा आपकी लाइट होनी चाहिए, ना तो कम में होनी चाहिए ना ज्यादा आपकी होनी चाहिए। तो एक जो लिमिट होती है उसी में आप उसमें पढ़ सकते हो या जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हो। उसके बाद आपके जो नेत्र होते हैं, आईज होते हैं, या तो उसमें खिंचाव बनेगा या फिर आपको हेडेक हो जाता है। अगला पॉइंट है सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचाता है। जो सूर्य होता है, जो सन है, तो सन का यानी जैसे आपका धूप होती है, यानी ज्यादा टाइट आपकी जो धूप होती है दोपहरी में, तो उस टाइम भी आपको जो सूर्य है वो नहीं देखना चाहिए। इसके बाद है कि कोई शक्तिशाली जो लैंप आपका होता है, तो जो पावर वाला लैंप है उसमें भी आपको नहीं पड़ना है। अत्यधिक तीव्र प्रकाश आपका ज्यादा वहां पर प्रकाश है, ज्यादा लाइटें हैं, उसमें भी आपको नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो लेजर टॉर्च आपका होता है उनका जो प्रकाश होता है, उनकी जो लाइट है वो रेटिना हमारा है, तो जहां पर इमेज आपकी बनती है रेटिना, तो वहां पर उसको वो क्षति पहुंचाता है, उसको हानि पहुंचाता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। या तो सूर्य या फिर कोई शक्तिशाली जो प्रकाश होता है, प्रकाश का जो सोर्स होता है, लाइट का जो सोर्स है, उसको आपको कभी भी सीधा आपको नहीं देखना है। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। जो आपकी आंखें होती है इनको आपको मसलना नहीं है, रगड़ना नहीं है। जैसे आप सर्दियों में अपने हाथ रगड़ते हो, इन्हें रफ करते हो, उसी तरह आपको जो आंखें होते हैं वो आपको रफ नहीं करनी चाहिए, रगड़नी नहीं चाहिए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से आपको धोना चाहिए।
चाहिए। तो अगर आपके आंखों में कोई धूल यानी जो पार्टिकल आपका धूल का डस्ट का पार्टिकल अगर चला गया है तो आपको जो स्वच्छ जल होता है, फ्रेश वाटर जो होता है, उससे अपनी आंखें धो लेनी चाहिए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। अगर उसमें कोई फिर भी आपकी आंखों में कोई आपको आराम नहीं लग रहा है तो आप जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं, उनके पास आप जा सकते हो। तो पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। जो पढ़ने वाली जो सामग्री होता है, मटेरियल आपका, जैसे आप बुक पढ़ते हो या कोई और चीज आप पढ़ते हो, तो उस समय आपको क्या रखना है, यानी 25 सेंटीमीटर की जो दूरी आपको बताइए वो आपको रखनी चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर, यानी अपने बिल्कुल जो क्लोज, जैसे आप फोन अपना देखते हो तो बिल्कुल क्लोज आके अपना फोन अपने को नहीं देखना है। इसके साथ साथ उसे नेत्रों से बहुत दूर से लेकर जाकर आपको मत पढ़िए, यानी ना तो उसमें जो डिस्टेंस है वो आपका लिमिटेड रहना चाहिए, ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही ज्यादा कम आपका होना चाहिए। कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो जा सकती है। तो जैसे आपने जो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो हमारी डाइट होनी चाहिए, यानी हेल्थी डाइट आपकी क्या क्या होती है, जो आपको भोजन आपको करना चाहिए, तो वो आपने क्लास 6 में पढ़ा था। तो इसमें बोला गया है कि जो नेत्र है, तो नेत्रों के लिए अगर उन जो आहार हमने पढ़ा था, वो भोजन हमने पढ़ा था, उसमें अगर कुछ भी कमी होती है तो हमारी जो आंखें होती है उसको भी कमी, यानी जो कमी होती है, हानि होती है, वो पहुंचती है। अगला पॉइंट है कि भोजन में सबसे पहले है कि जो भोजन है, जो फूड आप करते हो, उसमें विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर उसमें हम जो भोजन करते हैं उसमें विटामिन ए नहीं है तो वो हमारी जो आंखों है, तो आंखों के जो अनेक रोग होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग आपको हो जाता है। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए के युक्त अवयव को सम्मिलित करना चाहिए। तो इसमें क्या, जो आहार होता है, जो भोजन हमारा कर रहे हैं हम, उसमें विटामिन ए वाले भोजन होना चाहिए, विटामिन ए। तो इसके बाद है जैसे आपका कच्ची गाजर हो गई, फूल गोभी हो गई, या हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कोड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे हो गया, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता में भी विटामिन ए से ही आपका भरपूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। जो चाक्षुष विकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। तो ये कैसे व्यक्ति होते हैं, चलिए इसमें बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि विजुअली, इसमें ये होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। तो पहला पॉइंट है, कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे भी आपके इंक्लूड है, सम्मिलित है, तो चाक्षुषी दृष्टि संबंधित अक्षमता से पीड़ित होते हैं। तो चाक्षुषी क्या होता है, जो दृष्टि संबंधी यानी अक्षमता से आपके संबंधित होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होते हैं। तो वे वस्तुओं को सीमित दृष्टि तक ही आपके देख सकते हैं कि उस डिस्टेंस के बाद वो उन चीजों को नहीं देख सकते। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, आपने देखा वो कुछ व्यक्ति जन्म से ही अंधे आपके होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि उनको कोई इस तरह की जो चोट है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जिसमें उनकी जो आंखें होती है वो चली जाती है। जैसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तु को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वे जो व्यक्ति इस तरह के होते हैं जिन्हें आपका दिखाई नहीं देता, या फिर आपका किसी वजह से उनकी जो आंखों की दृष्टि है वो चली गई, तो वो क्या करते हैं, उन चीजों को टच करके वो देखते हैं, या फिर जो ध्वनि होते हैं, जो साउंड होते हैं, उनके द्वारा वो उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट, वे अपने दूसरे ज्ञानेंद्रियों को, जो उसके दूसरे सेंसेस होते हैं, उनको अधिक डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं के ओर अधिक विकसित करने में सक्षम बना देते हैं। अब है आपका नेक्स्ट कि क्या आप जानते हैं। तो इसमें पूछा गया कि क्या आप जानते हैं, चलिए डिड यू नो। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि जंतुओं के नेत्र, जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी जो आईज है वो डिफरेंट शेप के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। जो केकड़े के नेत्र होते हैं, आईज होते हैं, वो बहुत ही छोटी आपकी होती है, लेकिन जो केकड़ा है वो चारों ओर देख पाता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं। जो तितली है, बटरफ्लाई जो होती है, तो बटरफ्लाई के जो नेत्र होते हैं, जो आईज हो, वो बड़े होते हैं, जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तो यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकते हैं। तो ये क्या, यानी ये पीछे का भी देखते हैं, इसके साथ साथ ये आपका दो पार्श्व ही नहीं यानी अगले पीछे सारे को आपका देख सकते हैं। जो तितली होते हैं, जो बटरफ्लाई होती है, ये
अब है आपका अगला पॉइंट कि उल्लू जो होता है वो रात में भली भांति देख सकता है, लेकिन जो उल्लू होता है, जो आउल होता है, ये आपने सुना होगा कि उसे रात को ही दिखाई देता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील हो गया, गरुड़ हो गया, दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। अगला पॉइंट है आपका कि उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होते हैं। तो उल्लू का जो नेत्र होता है, जो आंख है, उसमें बड़ा कॉर्निया होता है और बड़ा ही पुतली होती है, बड़ी क्या होती है वहाँ पर पुतली होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, ताकि जो उसकी आंख है उसमें ज़्यादा प्रकाश आ सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं तथा कुली क्या होता है, शंकु यानी कोन्स जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती है। तो जो दिन में देखते हैं जो पक्षी है उनके नेत्रों में शंकु ज़्यादा होते हैं यानी कोन्स ज़्यादा होते हैं और जो रोड्स है वो कम आपकी पाई जाती है, लेकिन उल्लू के साथ उल्टा आपका है। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। अगला पॉइंट है कि चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशित साधन तथा प्रकाशित साधन तो कौन सा होता है, चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर आता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि जो नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि अप्रकाशित साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श को ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके, श्रवण साधन, श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन यहाँ पर सम्मिलित होता है। चाक्षुष साधन शब्दों को आवृत्त कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। अब है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल, लेखन पार्टी तथा शलाका सम्मिलित है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टैप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित होते हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं जिनसे उनके संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास यानी कंट्रास्ट तथा प्रदीप्ति के साथ आवृत्त करता है। अगला पॉइंट है कि आजकल श्रवण सीढ़ी तथा कंप्यूटरों के साथ वाद्ययंत्र भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी लेंस, सेंसपर्स लेंस या रोजत लेंस, आवर्धक तथा दूरबीनी साधन सम्मिलित है। तो जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो दूरबीन, जो दूरबीन होती है ये आपने देखा होगा, तो दूरबीन क्या करती है, तो जो टेलीस्कोप होता है तो दूरबीन साधक नाक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए आपके उपयुक्त होते हैं, उपलब्ध आपके किए जाते हैं। अब है नेक्स्ट आपका कि ब्रेल पद्धति है क्या, तो ब्रेल पद्धति होती क्या है, ब्रेल सिस्टम होता क्या है। तो पहला पॉइंट है कि चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। क्या कहलाता है, साधन ब्रेल आपका होता है। लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे ने चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया था, 1821 में इसको प्रकाशित किया था। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला पॉइंट है वर्तमान पद्धति जो है वो 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषा, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड आपका है कि ब्रेल पद्धति का जो उपयोग है वो करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति, जो ब्रेल पद्धति सॉरी ये आपका ब्रेल पद्धति है, ब्रेल सिस्टम है, उसको अक्षरों में सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजनों को पहचानता, आइडेंटिफाई करता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पे निर्भर होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं उसे कुछ सीखना है तो वो टच कर करके जो चीजें होती है उस पर आपका डिपेंड रहता है उसका, कि उसी से वो आपका आइडेंटिफाई कर पाता है, चीजों को टच करता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है कि ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। जो ब्रेल पाठ आपका होता है, ब्रेल लिपि में आपने देखा होगा कि ब्रेल लिपि में उनको पढ़ाया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसे युक्त तथा मुद्रण मशीनें भी विकसित की गई है।
अगला पॉइंट है कि ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं, तो 3 बिंदु वहां पर आपके होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दिया गया है। तो इसलिए पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है कि स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। तो यानी टच करने के लिए जो बिंदु होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, उनको थोड़ा सा उभार दिया जाता है जिससे वे टच कर चीजों को समझ पाए। कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिए हैं। जन्म से पूर्णतः चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंदर जैन ने इलाहाबाद से अपने संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। नेक्स्ट है कि श्री लाल अडवाणी जो थे, उन्होंने स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त है, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की थी। एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टैब्लिश किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में बैल समस्याओं पर, जो ब्रेल समस्याएं, उन पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलेन केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला है। तो 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। लेकिन उन्होंने 18 महीने की आयु में ही क्या, यानी जब वो 18 महीने की थी उसी एज में उन्होंने क्या खो दी थी, अपनी जो दृष्टि है यानी अपनी आंखें खो दी थी। लेकिन उन्होंने अपना जो संकल्प लिया और साहस था उनके कारण क्या किया, उसने जो विश्वविद्यालय है यहाँ वहाँ से उसने ग्रेजुएशन, यानी स्नातक क्या होता है, ग्रेजुएशन आपका होता है, तो उसने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। तो स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 सहित अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी। ये आपका चैप्टर था लाइट। तो इसमें हमने लाइट के बारे में सारी चीज़ें अपनी देख ली। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।